वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये हम वीडियो चला रहे हैं एक क्लास सब खल्लास, जिसमें हम भूगोल, इतिहास, राजनीति, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स सभी विषयों के कुछ थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर पूरा वीडियो बनाते हैं, और हर प्रश्नों का मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। निश्चित ही वीडियो आपको आने वाली परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद करेगा, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमारा प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सर क्लिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, क्लेमेंट एटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे। तो यह भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। जो सी राजगोपालाचारी थे भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि। तो हमारा प्रश्न है कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, जीवाणुओं के संपर्क से बचाता है, बीमारी फैलाने वाले युवाओं को सक्रिय करता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। क्या करते हैं टीकाकरण, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करते हैं, और यह WBC जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है उनको सक्रिय कर देते हैं, और जो रोगों से लड़ती हैं। और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त में सर्वाधिक भाग किसका होता है। तो हमारे ऑप्शन है लाल रक्त कणिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या सफ़ेद रक्त कणिकाएं, जिसे हम WBC, और लाल रक्त कणिका जिसे हम RBC बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। मानव रक्त में सर्वाधिक भाग किसका होता है, तो वो होता है प्लाज्मा का, यानी कि ऑप्शन 2। और प्लाज्मा रक्त का लगभग 60% तरल भाग होता है, और प्लाज्मा का 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन होता है। तो अगर रक्त का ओवरऑल हम देखें तो 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा, तरल प्लाज्मा होता है, और फिर प्लाज्मा का भी 90% भाग जल होता है, और 7% भाग प्रोटीन होता है, और बाकी कुछ परसेंट में अन्य तत्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, ना संघ को ना राज्य सरकार को दिया है, यानी कि मतलब दोनों को नहीं दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ सरकार को दिया है, यानी कि केंद्र सरकार को जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको मिली है, संघ सरकार को मिली है। और संघात्मक अवशिष्ट शक्तियों वाला कानून जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है ये हमने। चलो के लिखने में नहीं आ रहा, ये कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, और ये कनाडा से लिया है हमने। अगला प्रश्न है हमारा, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, या एक समान रहता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 4, एक समान रहता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है। कैसा रहता है, एक समान। और उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका था। तो हमारे ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका हम सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय ने। सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिणावर्ती आक्रमण पर किसने रोका था, तो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसे रोकने के अवसर पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के उपलक्ष्य में परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी।
कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किस कालावधि का एक इतिहासकार है? यानी कि किसके कालावधि या किसके शासनकाल का एक इतिहासकार है? तो ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद गजनी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होने वाला है मोहम्मद गजनी। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ ही भारत आया था और यह अल बरूनी की मोहम्मद गजनवी के ही कालावधि का है। और अल बरूनी ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद, जो कि अल बरूनी ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो आपको नॉर्मली पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। जनसंख्या वाइज है, संख्या वाइज अधिकतर लोग, सर्वाधिक संख्या में लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या होता है? तो वो होता है चर्च। और इनकी धार्मिक किताब कौन सी है? यानी कि पवित्र ग्रंथ है, तो वो इनका बाइबिल हो जाएगा। हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं और इनके पवित्र ग्रंथ हैं गीता जी, रामायण जी, महाभारत और 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और यहूदी लोगों को आपको पता ही होगा कि सिनेगोग में पूजा करते हैं। किसमें? सिनेगोग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन देखते हैं, तो हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या शेर शाह। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंध रखता था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा सही है। अच्छा, हुमायूं का था मुगल वंश, ये मुगल वंश से संबंध रखता था। अलाउद्दीन का था खिलजी वंश और शेर शाह का था सूर्य वंश। कौन सा? सूर्य वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में सीधे मिल जाती है? यानी कि कौन सी नदी जो गंगा नदी में सीधे मिल जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, बेतवा, केन, सिंधु या सोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा की एक सहायक नदी। क्या है? गंगा की एक सहायक नदी। अन्य जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बेतवा, केन और सिंधु, ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा की। यानी कि मिलती है तीनों भी गंगा में ही है, बेतवा, केन और सिंधु, लेकिन पहले यमुना में मिलती है और फिर यमुना गंगा में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोनालिसा के प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन है हमारे, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, पीएफ परथाडी या हेनरी स्मिथ। तो इसका सही जवाब होने वाला है लियोनार्डो दा विंसी। तो मोनालिसा किसकी कलाकृति है? तो वो है लियोनार्डो दा विंसी की, और ये पेरिस के एक म्यूजियम में रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, या प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र या ट्रांजिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संधारित्र। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण उसको हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। नेक्स्ट स्लाइड है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, लेनिन ने, हैगल ने, कांट ने या ऑप्शन 4 रूसो ने। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन 4 ही है, रूसो ने। जन इच्छा की संकल्पना रूसो ने ही करी थी, और रूसो का फ्रांसीसी क्रांति में भी बहुत योगदान रहा है। और रूसो प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था, यानी कि यह लोकतंत्रात्मक शक्तियों में विश्वास करता था। तो जन इच्छा की संकल्पना किसने करी है? तो वो करी है रूसो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, गयासुद्दीन तुगलक GT और फिरोज तुगलक FT या निम्न तीनों ने। तो इसका सही जवाब होने वाला है गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि GT। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था, इसको बसाया था, और यह दिल्ली के समीप स्थित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। कभी कोई टाकीज गया तो उसने देखा होगा। तो ऑप्शन है हमारे, बिफोकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलराइड। तो इसका सही जवाब होने वाला है पोलराइड। क्या? पोलराइड। 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे पोलराइड के बने होते हैं। काहे के? पोलराइड के। और कांच 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो पोलराइड होता है और दूसरा होता है टूरमेलिन। चलिए अगला देखते हैं, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, आसवन, वाष्पन, फिल्टर करके या प्रभाजी आसवन से। तो इसका ऑप्शन
हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। आसवन, समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। किससे? आसवन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आसवन प्रक्रिया दो भागों में होती है। तो पहली इसमें होती है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। और दूसरा होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। अभी लिखने में दिक्कत आती है, बहुत जल्दी मैं नोटपैड मंगवाने वाला हूँ, फिर उससे लिखने में बहुत अच्छा आएगा। माउस से इतना लिखने में अच्छा नहीं आता है। तो समुद्री जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? तो वह है आसवन। और आसवन भी दो भागों में होती है। तो पहला होता है वाष्पीकरण और दूसरा होता है संघनन। अगला हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितने रीट याचिकाएं जारी कर सकता है? 6, 4, 5 या 3? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है 5। कितनी? उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के लिए 5 रीट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। कितनी रीट? 5 रीट। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध लेख और पांचवा है अधिकार प्रच्छालेख या अधिकार लेख। इनके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। कभी मैं आपको इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या कभी सिर्फ हम संविधान के सब ऑब्जेक्टिव लेंगे उस दिन के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अभी बस आप देख लीजिए कि 5 रीट जारी कर सकते हैं और पांचों के नाम मैंने बता दिए हैं। एक बार और बता देता हूं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख और अधिकार प्रच्छालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया या अनुसूची, परिशिष्ट या अनुसूची जोड़ा गया? तो ऑप्शन देखते हैं। 74वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होने वाला है 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित प्रावधान है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन, तो इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 74वें से 12वीं को और 73वें से 11वीं को। तो इजी आपको याद हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निगम संबंधित प्रावधान है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको समझ जाओगे। चलिए अगला देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है अलवर राजस्थान, हजारीबाग झारखंड, गढ़वाल उत्तर प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन है अलवर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? अलवर राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। लीरा, डॉलर, येन या बाहत? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर, और ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल करेंसी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी कौन सी हो जाएगी? डॉलर। लीरा है टर्किश की करेंसी यानी टर्की, जिसका नया नाम तुर्की कर लिया है उन्होंने। तो टर्किश लीरा तुर्की की करेंसी है। येन करेंसी है जापान की और बाहत है थाईलैंड की, थाई बाहत। बाहत की करेंसी आपको सभी को पता ही होगा रुपया है। बांग्लादेश की टका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है हमारा पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, तीसरा ऑप्शन देखते हैं थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिक और बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने करी थी। यार आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं 1921। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिक और बेस्ट ने 1921 में की थी। और इसकी कमी से हमें डायबिटीज़ रोग, जिसे हिंदी में बोले तो मधुमेह या शक्कर रोग, हमें हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या सामाजिक जीवन? तो इसका सही जवाब होने वाला है नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ की नगर योजना, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले उनमें पक्के मकान हैं, चौड़ी सड़कें हैं, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था इन लोगों ने करी थी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? वहाँ की नगर योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ऑप्शन देख रहे हैं इसके। भागीरथ और अलकनंदा, भागीरथी और सरस्वती, भागीरथी और यमुना या अलकनंदा और गंडक? तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन है। गंगा नदी के प्रमुख 2 स्रोत हैं भागीरथी और अलकनंदा। क्या है? भागीरथी और अलकनंदा।
और ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। और जो पंच प्रयाग है उनमें से एक प्रयाग है कौन सा? देवप्रयाग। तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथ और अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है और यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। इसके पहले भागीरथ और अलकनंदा दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं, यहाँ के मिल जाती है और फिर यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो इसका आंसर आपको यही दिख रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। पांचों को मैंने नाम भी लिख दिए हैं। तो पहला इसमें हमारा गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा है लोधी। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने? 5 वंशों ने शासन किया है और पांचों के मैंने नाम भी लिख दिए। इस संबंधित में छोटी सी ट्रिक भी लोग बताते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि गुलाम खिले तो सैयद लोधी से मिले। क्या है? गुलाम खिले तो सैयद लोधी से मिले, ऐसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन आप 3 से 4 बार अगर ऐसे ही रट लेंगे तो आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किसने? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ये हमारा प्रश्न है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कनिष्क या स्कंदगुप्त। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है हमारा कनिष्क, ऑप्शन 3। चरक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे, यूं कहे कनिष्क के राज्य वैद्य थे और उन्होंने किताब भी लिखी थी चरक संहिता। क्या लिखी थी? चरक संहिता, जिसे आज तक डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। और कनिष्क ने किसी दूसरे राजा के इलाज के लिए भी चरक को भेजा था, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्त की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। मुगलों से, आदिल शाह से, निजाम शाही से या पुर्तगालियों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से। शाहजी ने पुणे की जागीर प्राप्त करी थी आदिल शाह से। अच्छा, शाहजी कौन थे? तो शाहजी थे शिवाजी महाराज के पिताजी। तो आप देख सकते हैं कि अगर बेटा अच्छा काम करता है तो पिताजी का ऑटोमेटिक नाम हो ही जाता है। अब हम शिवाजी महाराज के कारण उनके पिताजी को भी याद कर रहे हैं, तो आप भी अच्छा काम करें और अपने परिवार और गाँव का नाम रोशन करें। चलिए थोड़ा शिवाजी महाराज के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो शाहजी जो थे वो शिवाजी महाराज के पिताजी थे और इन शिवाजी महाराज की मम्मी का या माता का नाम था जीजाबाई। और मुगल भारत में कब आए थे? तो मुगल भारत में आए थे 1526 में और बाबर सर्वप्रथम आया था और पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो यह भूगोल का प्रश्न है और बिल्कुल बढ़िया वाला प्रश्न है। शायद यूपी पीसीएस के पेपर से लिया है मैंने, उसमें पहले पूछा गया था। तो युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। कैनियन, एस्चुरी, गार्ज या जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होने वाला है एस्चुरी। नदी युवा अवस्था में एस्चुरी बिल्कुल नहीं बनाती है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है युवा अवस्था, दूसरी होती है उसकी प्रौढ़ अवस्था और तीसरी होती है वृद्धावस्था। तो युवा अवस्था में नदी बिल्कुल अपने वेश में होती है, वेग में होती है, तो वो अपर्दन करती चली जाती है। प्रौढ़ अवस्था में नदी परिवहन करती है, यानी लंबी दूरियां तय करती हैं। और जो वृद्धावस्था होती है उसमें नदी निक्षेपण करती है। तो जो युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में अपने साथ वो अवसाद या जिसे हम इंग्लिश में सिल्ट बोलते हैं उसको बहा कर लाती है, उसका निक्षेपण करती है। तो युवा अवस्था में नदी कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो नहीं बनाती है एस्चुरी। युवा अवस्था में नदी कैनियन, गार्ज और जलप्रपात तीनों बनाती है। चलो एक और आपको नोटेबल बात बता देता हूँ कि जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो सभी एस्चुरी बनाती हैं और जितनी भी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे गुरुत्व बल, गतिज बल या घर्षण बल। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर्षण बल। क्या हो जाएगा? घर्षण बल। कागज पर पेंसिल से लिखते समय घर्षण बल लगाया जाता है। कौन सा बल? घर्षण बल। चलिए अन्य ऑप्शन आपको बता देता हूं। तो गुरुत्व बल, तो इसकी परिभाषा मैं आपको थोड़ी दे देता हूं गुरुत्व बल की। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार और रिपीट कर दूं तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अगला हमारा एक और ऑप्शन है गतिज बल। ये बल यार, सॉरी बल हो गया, गतिज बल। तो गति में
में रहने के लिए जो बल लगाते हैं हम जो गति में रहने के लिए बल लगाते हैं उसे ही हम गतिज बल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ILO, ये आई है ना, ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले मैं आपको ILO का फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1919 को। कब की गई थी? 1 मई 1919 को। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 मई 1919 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, चालन, संवहन, विकिरण या ज्वारभाटा। तो ऑप्शन है हमारे थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होने वाला है संवहन। क्या है? संवहन के कारण ही थल समीर और समुद्र बनते हैं। ये भी जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डिटेल क्लास बनानी पड़ेगी तभी समझ में आता है। ये कभी मैं सिर्फ जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव लूँगा तो उसमें आपको जरूर समझा दूंगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भीतरकनिका मैंग्रोव रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका मैंग्रोव रामसर साइट, तो ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होने वाला है ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। भीतरकनिका मैंग्रोव रामसर साइट ओडिशा में स्थित है। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसका एक बहुत ही फेमस बीच है गाहिर माथा। क्या नाम से है? गाहिर माथा नाम से, जहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल प्रजनन करने के लिए आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है हमारे उदयभद्र, बिंबिसार, बिंदुसार या नागदशक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदशक। और जो एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं बिंबिसार, तो इसने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और अंतिम शासक था नागदशक। दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी राजा बनता था वो अपने पिताजी की हत्या करके ही वह बनता था। जैसा कि बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो उसने अपने पहले पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर राजा बन गया। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध को खुले में छोड़ने पर निम्न में से किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। दूध को खुले में छोड़ने पर वह लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है। क्या बन जाता है? दही बन जाता है। उसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। चलिए अन्य ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड हमें मिलता है फलों के रसों से, और सिट्रिक एसिड हमें मिलता है खट्टे फलों से। किससे? खट्टे फलों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताश कहाँ की न्यूज एजेंसी है? कौन सी ताश है? खेलने वाली ताश नहीं है ना। ताश कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत, इंग्लैंड, चीन या रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। कहाँ की? रूस। तो जो ताश है ये रूस की न्यूज एजेंसी है। भारत की हो जाएगी हमारी ANI, दूरदर्शन, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसी न्यूज एजेंसियाँ हैं। इंग्लैंड का हो जाएगा BBC, जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। और चाइना का तो आपको पता ही होगा, वहाँ का जो ग्लोबल कम्युनिस्ट पार्टी है उसका माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स। क्या है? ग्लोबल टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, पूना समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं हम, 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 या 18 सितंबर 1932। अगर आप ध्यान लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो बस ऐसे आपको प्रश्न फंसा देते हैं, क्योंकि इसमें सारे सन उन्होंने एक जैसे दे रखे हैं। ये मैंने MP पुलिस के प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिया है। तो पूना समझौता कब हुआ था? तो देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे मन से पढ़ना है और 3 से 4 बार उसको रिवीजन भी करना है। तो पूना समझौता इन्होंने किया था 26 सितंबर को। कब किया था? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे की यरोदा जेल में। कहाँ पर? यरोदा जेल में हुआ था। और इसको महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 पुणे की यरोदा जेल में। और
समझौता करने वाले कौन लोग थे? तो वो थे महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोमाइस्टिन क्या है? तो ऑप्शन हमारे हैं प्रतिरोधी है, प्रति अवसादक है, पीड़ाहारी है या प्रतिजीवाणुक है। क्या है? प्रतिजीवाणुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक है प्रतिजीवाणुक है। क्या है? प्रतिजीवाणुक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दे दिया है, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? ये एक एंटीबायोटिक है। तो आपको थोड़ा हिंदी में भी ध्यान देना है, वरना ऑप्शन आने के बाद भी आप गलत कर देंगे। तो क्लोरोमाइस्टिन क्या है? प्रतिजीवाणुक है। क्या है? प्रतिजीवाणुक। और ये शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षीकरण शक्ति देता है, जिससे क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ जाती है और वो आने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? तो हमारे ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा यूरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, यानी कि जो जजेस द्वारा फैसला दिया गया है उसको वापस से हम पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन है हमारे केवल उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को, या किसी भी न्यायालय को नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को ही न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च यानी कि हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को ही है। और हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली है? तो हमने ये लिए यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टैटिक का प्रश्न है, तो ऑप्शन देखते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, नागपुर महाराष्ट्र या तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। और मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस शहर में हुआ था? चलिए पता हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। और इसका सही जवाब हमारा नागपुर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटिक का प्रश्न है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसको हम ऑप्शन देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश या मोहाली पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कानपुर महाराष्ट्र। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँखों का वह भाग जिसमें वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे की आंख थोड़ी पीली टाइप की, किसी की नीली टाइप की, किसी की भूरी टाइप की होती है। तो ये प्रश्न वही पूछ रहा है कि आंखों का वह भाग जिसमें वर्णक होता है जो व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कार्निया, कोराइड, आइरिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोराइड। क्या? कोराइड, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का विशेष अंग नहीं है? अगेन संयुक्त राष्ट्र संबंधित प्रश्न आ गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। विश्व डाक संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमान संगठन या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। ये एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। कौन? संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, एक अलग से स्वायत्त बॉडी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। यह प्रश्न एसएससी में आया हुआ है, एसएससी जीडी में। तो अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन 2। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि को गृहस्थों के लिए सरल किया है, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए थोड़ी नियमों में छूट दी गई है, यूँ कहें तो नियमों को सरल बनाया गया है। तो उनके संकलन को क्या गया है? अणुव्रत कहा गया है। और यह कम कठोर होते हैं। तो एक बार आपको बता दूं कि महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि को गृहस्थों के लिए सरल किया गया है, जिसे उन्होंने क्या कहा है? अणुव्रत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक किसमें उपयोग होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। विद्युत गंठी, परंपरागत टेलीफोन, डायनेमो या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। विद्युत चुंबक
विद्युत घंटी, परंपरागत टेलीफोन और डायनेमो सभी में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा अनुवांशिकी, जीवाश्म विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान या भ्रूण विज्ञान। तो सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिक विज्ञान। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक विज्ञान। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञानिक शाखा को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण प्रतीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टरी सहायता का, क्रांति का, परिवार नियोजन का या यातायात का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 परिवार नियोजन का। लाल त्रिकोण किसका सहायक है? परिवार नियोजन का। और ये प्रश्न मैंने लिया है आर्मी की जो मेडिकल कॉर्प्स की एग्जाम होती है उससे। डॉक्टरी सहायता का तो आप सभी को पता ही होगा, एक प्लस होता है, वो क्या होता है? डॉक्टरी सहायता का। और यातायात के तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं अलग अलग, आपने देखे होंगे रोड किनारे। तो लाल त्रिकोण प्रतीक है परिवार नियोजन का। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये प्रश्न मैंने उठाया है आर्मी टेक्निकल के पूर्व पेपर से। तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 6, 8 या 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कितने होते हैं? 8। इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8। चलिए आज का प्रश्न है जो होमवर्क टाइप रहता है। आज का प्रश्न है हमारा, तेंदुपत्ता के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तेलंगाना। इसका सही जवाब आपको कमेंट करके देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।